हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भूगोल के अंतर्गत। अब तक हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारा अध्ययन कर लिया है। आज यह उसका लास्ट एपिसोड है। इसमें अब तक हम लोगों ने भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ लिया है जैव विविधता के बारे में। हम लोगों ने IUCN के द्वारा जो जातियों का वर्गीकरण किया गया है, चाहे वो सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त, उभेद, दुर्लभ, स्थानिक, लुप्त जातियाँ, इन सब के बारे में अध्ययन हमने कर लिया है। हमने अध्ययन कर लिया है वनस्पति जात और प्राणी जात के रिक्तीकरण के बारे में। हमने जैव विविधता को कम करने वाले कारक के बारे में पढ़ लिया। भारत में वन एवं वन्य जीव का संरक्षण, आज हम लोग इसके बारे में भी पढ़ने के बाद पढ़ेंगे वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। हम सभी लोग जानते हैं वन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार समय समय पर वनों को संरक्षित करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं लाती है। उसी प्रकार भारत सरकार ने वन विभाग की स्थापना की है। वन विभाग ने वनों को कई भागों में बांटा गया है, जिनमें आपका पहला है आरक्षित वन। आरक्षित वन के अंतर्गत ऐसे वनों को सम्मिलित किया जाता है जो वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, समझने के लिए बस इतना याद रखिए कि आरक्षित वन ऐसे वन हैं जिसमें किसी भी प्रकार के शिकार या लकड़ी की कटाई को प्रतिबंधित किया गया है। यानी भारत सरकार ने आरक्षित वनों में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि को वर्जित कर दिया है। यानी यहाँ ना तो लकड़ी काट सकते हैं, ना तो शिकार कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो जनजातियाँ रहती हैं वह भी इस वन में नहीं पाई जाती हैं। जनजातियाँ अधिकतर वन क्षेत्रों में रहती हैं, लेकिन आरक्षित वन में जनजातियाँ नहीं रहती हैं। इसके बाद अगला है रक्षित वन। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जहाँ आरक्षित वन में किसी भी को शिकार करना अलाउ नहीं था, वहीं रक्षित वन में जो वनों में रहने वाली जनजातियां हैं उनको शिकार करने दिया जाता है, कुछ हद तक अपने जीवन यापन के लिए, और वहाँ की लकड़ी को भी काटने की इजाज़त सरकार द्वारा उनको दी गई है। तो रक्षित वन, एक बार इसको सुन लीजिए। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। देश के कुल क्षेत्र के 1/3 हिस्से पर रक्षित वन पाए जाते हैं। 1/3 हिस्से पर रक्षित वन पाए जाते हैं। तीसरा है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। यानी वे वन जो रक्षित और आरक्षित नहीं हैं, उनको अवर्गीकृत वन की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति की भूमि हो गई, जैसे बंजर भूमि हो गई, कोई अपने व्यक्तिगत खेत पर बागान लगा दे, उसका व्यक्तिगत खेत हो, उस पर जंगल हो, तो उसको हम लोग जो है अवर्गीकृत वन की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। उसके बाद है समुदाय और संरक्षण। समुदाय मतलब समझ रहे हैं, व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह किस प्रकार मिल करके वन को संरक्षित करेगा, इसके बारे में बात की जा रही है। जैसे क्या होता है कि जो जनजातियां वनों में रहती हैं वह वन के महत्व को समझती हैं, और वह किसी भी प्रकार की दूसरे मानव मतलब जो जनजाति नहीं है, उनके हस्तक्षेप को सहन नहीं करना चाहती हैं। तो जब भारत सरकार इन वनों को किसी भी
कार्य के लिए कटवाने का प्रयास करती है, तो ये जनजातियाँ या ये लोग सरकार की योजना का विरोध करते हैं और वो जुट करके वन को बचाना चाहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेने जा रहे हैं। समुदाय और संरक्षण। वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। हमने कहा कि कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो वनों में रहती हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय दीर्घकाल से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों में संरक्षण में जुटे हैं। वही बात है कि कुछ समुदाय ऐसे हैं जो सरकार भी संरक्षण देती है ना वन को, तो वो सरकार के साथ मिल करके ये भी उसमें योगदान दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो समुदाय है, व्यक्तियों का समूह है, वह भी पर्यावरण संरक्षण में अपनी सहायता कर रहा है। इसका उदाहरण है सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। इसका मतलब यह है कि जो राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व है, वहां पर लोग खनन कार्य को प्रतिबंधित करना चाह रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह जो वहाँ का समुदाय है वह पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत है। दूसरा है हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब रहा। चिपको आंदोलन हम सभी लोग जानते हैं। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिला के अंतर्गत चमोली जिला के अंतर्गत गोपेश्वर नामक गांव में चलाया गया था। यह जो है 1970 के दशक में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1970 के दशक में। 1970 के दशक में चलाया गया। इसको नेतृत्व करने वाले का नाम सुंदरलाल बहुगुणा था। अब इन लोगों ने क्या किया, जब वहाँ की सरकार ने योजना बनाया कि वनों को काट करके यहाँ पर कुछ विकास कार्य किया जाए, तो वहाँ रहने वाले लोगों ने इसका विरोध किया और पेड़ों से चिपक करके इसका विरोध प्रदर्शन किया। इसलिए इसको जो है चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह देख लीजिए, इस प्रकार पेड़ों से चिपक करके लोगों ने विरोध किया था, इसलिए इसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1970 के दशक में चला था। उत्तराखंड के चमोली जिला के अंतर्गत गोपेश्वर नामक गांव में चलाया गया था। इसका जो आदर्श वाक्य था, घोष वाक्य था, वह है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। यह उन लोगों ने नारा दिया और वन संरक्षण को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार हम लोग दक्षिण भारत में एक आंदोलन चला था जिसको हम लोग एपिको आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह भी जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। तो इस प्रकार जो है कई प्रकार जो वन है उसके महत्व को समुदाय के लोग भी दर्शाते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। इसी प्रकार अगला उदाहरण है टिहरी में किसानों का बीज आंदोलन। टिहरी में किसानों का बीज आंदोलन, यह आंदोलन टिहरी एक बांध है जहाँ पर भिलांगना नदी और जो है मंदाकिनी नदी मिलती है, वहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसको हम लोग टिहरी बांध कहते हैं। टिहरी बांध यह भी उत्तराखंड में है। तो
जब कोई बांध बनाया जाता है तो उसके आसपास की जो आबादी होती है उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि पानी आ रहा है और वह पानी रोका जाएगा तो उससे अगल-बगल की एरिया भी जलमग्न हो जाएगी। इस कंडीशन में वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर जो वन वगैरह होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। तो इन लोगों ने उसका विरोध किया। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। इसके अंतर्गत क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य किया जाता है और गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार सरकार ने 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें वन विभाग के अधिकारी और ग्रामीण मिल करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। यह देखिए, यह जो टिहरी वाला भी उदाहरण मैं दिया उसका है। तो इस प्रकार जब बांध बनाया जाएगा तो यह देख रहे हैं पानी इधर भी डूब गया, तो इधर भी डूब गया, तो इससे क्या होता है कि जो इस एरिया में लोग रहने वाले हैं, इस एरिया में लोग रहने वाले हैं, उनको इस स्थान से कहीं और बसाया जाता है। तो इसलिए टिहरी आंदोलन हुआ था। तो इस प्रकार आपका जो है यह लेसन कंप्लीट होता है। आगे आपको प्रश्न और अभ्यास करवाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इसको देखते रहिए। धन्यवाद।